उन नंबर्स को कैसे पहचाने कि कौन कौन से नंबर्स हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करेंगे और कौन कौन से नंबर हमारी लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कौन से नंबर ना तो सपोर्ट कर रहे हैं ना ही अनफेवर कर रहे हैं, यानी न्यूट्रल नंबर है। देखिए, नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सपोर्टिंग नंबर, आप उनको अपने दोस्त मान सकते हैं। अनफेवरेबल नंबर यानी वो आपके दुश्मन हो गए। और एक न्यूट्रल नंबर्स होते हैं जो कि कभी आपको सपोर्ट दे सकते हैं किसी सिचुएशन में, किसी तारीख के बेसिस पर, और किसी सिचुएशन में किसी तारीख पर हो सकता है वो आपको फेवर नहीं करें आपके। ये सारी बातें अगले 2 दिन के जो प्रोग्राम पूरा चलने वाला है, मैं इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पूरा कोर्स मेरा एक अलग रहता है, उस कोर्स की आपको इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। वो कोर्स के बारे में बीच में कोई भी बात हम नहीं करेंगे। जब पूरा ये 2 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस कोर्स का डिटेल भी आपको बताऊंगा। अच्छा, आप लोग अगर कुछ बात करना चाहते हो, प्लीज मैं आप सबसे पहले की रिक्वेस्ट कर देता हूं कि कृपया अपने पर्सनल चीजें, पर्सनल बात इस ग्रुप में शेयर मत कीजिएगा। किसी को कोई भी अगर कुछ पर्सनल इश्यूज हैं सो उसके रिगार्डिंग बेटर होगा कि आप उससे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, अलग से बात कर सकते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बहुत विनती है, विनम्र विनती है आप सभी से कि इस सेशंस में या इन क्लासेस में आप अपने पर्सनल बात मत रखिए। हाँ, जनरल बात आप कर सकते हैं, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, बट मैं ये श्योरिटी देता हूं क्योंकि मैं वैसे बैकग्राउंड से टीचर हूं। मेरा बोलने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत एडवांस है, बहुत बेसिक से चीजों को समझाता हूं। और मैं ये समझ के चलता हूं कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो एक तरीके से मेरे स्टूडेंट ही है। प्लीज मेरी बात का कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग जो हैं मुझसे बड़े भी हैं, कुछ हो सकता है मेरे हम उम्र भी होंगे, और कुछ हो सकता है कि मुझसे छोटे भी होंगे। अल्टीमेटली मैं बट सबको ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे सेशंस में या मेरी क्लासेस में जो भी आ रहे हैं वो सब एक तरह से स्टूडेंट हैं। जैसे मैं 11th 12th या 12th पास के स्टूडेंट को टीच करता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सारे जो टॉपिक मुझे लेके चलने 2 दिन तक, वो सारे के सारे टॉपिक आपको पूरा अच्छे तरीके से डीप में समझाऊंगा। कोई कुछ बात करना चाहेगा अभी? आई थिंक शायद मैं एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी सबको अनम्यूट कर दीजिए। सर एडमिन टीम। नमस्ते, मेरा नाम राजेश यादव। हाँ जी, जी। मैं मुंबई से हूँ सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ सर, बोलिए बोलिए, बिल्कुल हम लोग आपको सुन रहे हैं, बोलिए सर। सर मेरा यही क्वेश्चन एक है कि जो जो भी विद्या ज्योतिष विद्या है, वास्तुशास्त्र है, जी। और 2-3 और जो है, इसमें हम न्यूमरोलॉजिस्ट को ही क्यों चुने? देखिए, विद्याएं सब में अपनी अपनी बहुत महान विद्या हैं। ये सब अपनी अपनी ब्रांचेस है। अब बात वहां पर ये आती कि आप कंपेयर कर रहे हैं, दो विद्याओं को कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहीं पर बस बात आती है जहां पर हमारे मन में शंका आ जाती है कि हम किसको चूज करें। देखिए, कहते हैं कि भाई राम को चूज करूं या शाम को चूज करूं, दोनों के दोनों जो है अल्टीमेटली सुप्रीम गॉड हैं। चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, मैं किसी भी विद्या के बारे में ये नहीं बोल सकता कि मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूं तो बाकी विद्या कुछ भी नहीं है। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा, मैंने वास्तुशास्त्र भी पढ़ा, हालांकि बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया, बट मुझे जिससे रिजल्ट मिले, मैंने आपको एक, अगर आपने शुरुआत से मेरी बात सुनी हो, मेरी लाइफ में 7-8 साल तक मैंने इस विद्या को पढ़ा जरूर, लेकिन अप्लाई नहीं किया क्योंकि खुद के मन से ही विश्वास नहीं उठ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी भी, जो बात आपने पूछी, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मेरे हाथ में वास्तुशास्त्र की कोई बुक आ जाती थी उसको भी पढ़ता था। लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके साथ भी ऐसा हो, मैं बिल्कुल भी कभी किसी एक विद्या का फेवर नहीं करता है, किसी विद्या को अनफेवर नहीं करता हूं। ये कंपैरिजन करना ही बिल्कुल गलत है। लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में देखा कि जो न्यूमरोलॉजी के जो कैलकुलेशंस थे, या न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स का सपोर्ट होता है, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ एक्सटेंट तक, उन नंबर्स का सपोर्ट लेकर वाकई ही लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिले। मैं फिर से बोल रहा हूं कि सडनली कुछ नहीं हुआ, लेकिन चेंजेस देखने को मिले।
उससे पहले मैं भी शायद हो सकता था कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, वो कुंडली देखना है, जो भी कुछ होता है, अल्टीमेटली मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? नेचुरल सी बात ये थी कि उन्होंने जो बातें बताई वो बातें ऐसी नहीं घटी। अब मैं फिर से एस्ट्रोलॉजी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को रीड करने वाले जो है उनकी नॉलेज कैसी है। एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें पर्टिकुलर, देखिए उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए। मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट पे आ जाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को अगर आप पढ़ने चाहते हो तो कम से कम 25 से 30 साल का अगर एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तब आप एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस अच्छे दे सकते हो। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है, इसकी जो ब्रॉडनेस है वो ज्यादा नहीं है। मतलब इसकी जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। आपको 1 to 9 नंबर्स का ट्रेड समझ में आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अप्लाई करते करते एक्सपीरियंस तो गेन होगा ही होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे मैंने जो 23 सेशंस का मेरा पूरा का पूरा एक कोर्स होता है, सो उस 23 सेशंस में मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको ये सारी बातें दूंगा कि जो मैंने पिछले 23-24 साल में सीखी है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनाऊंगा किसी को, न्यूमरोलॉजिस्ट आप खुद बनेंगे। लेकिन उन नंबर्स को आप 23 दिन में इस तरीके से सीख जाएंगे कि उनका यूज आपको अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए या अल्टीमेटली जो भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको लिए कैसे अप्लाई करना है। सो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सब विद्याएं अपने आप में बहुत अच्छी हैं, बहुत सटीक विद्या है। बस टेक्निकल डिफरेंस यही है मोटा मोटा कि किसी को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, किसी को पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगता है। आई होप कि शायद आपको मेरी बात से कुछ समझ में आ गई होगी कुछ एक्सटेंड तक। जी, और कुछ बात कोई करना ओके चाहेगा? सर। थैंक यू। क्लियर क्लियर। हेलो सर। नमस्कार। सर आप कौन सी वाली न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं? वैदिक होती है और ये जो दो तीन तरह के होते हैं, तो आप कौन सी वाली करवाएंगे? मैं लोशो ग्रिड पे जाता हूँ। मैं लोशो ग्रिड को ही फॉलो करते आ रहा। हालांकि मैं आपको बताऊं, देखिए वैदिक में क्या हुआ था, प्योर जो न्यूमरोलॉजी थी वो लोशो ग्रिड थी। उसमें हमने जो एस्ट्रोलॉजी है उसको इंक्लूड कराना शुरू कर दिया। मतलब उसको मिक्स मैच करा दिया। मिक्स मैच कराने से उसका नाम बदल के हो गया वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक वर्ड कहां से आता है? ये हमारे भारतवर्ष का वर्ड है। यानी इंडिया में जो चलता है वो पुराने टाइम से आपका ज्योतिष चलता है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उस एस्ट्रोलॉजी को और ये जो न्यूमरोलॉजी था, इन दोनों को कंबाइन करके एक वैदिक न्यूमरोलॉजी बना दिया। बट मैंने तो ये देखा कि मैं जो लोशो ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट पूरे के पूरे एक्यूरेट हो रहे हैं। अगेन वही बात है कि दो विद्या को कंपेयर नहीं करेंगे। जिनको वैदिक की नॉलेज है, हो सकता है बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बट मैंने कभी उसको सीखना नहीं चाहा, मेरी कभी इच्छा भी नहीं हुई। एक दो बार हालांकि मैंने स्टार्टिंग में देखा, बट मुझे देखा कि अल्टीमेटली बात वही है, वही 1 to 9 नंबर है। बस प्लेसमेंट ऊपर नीचे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। उनका कॉम्बिनेशन अगर हमको पता है कि 1 के साथ 8 आएगा तो क्या रिजल्ट देगा, वो चाहे वैदिक ग्रेड में आए चाहे हमारे लोशो ग्रेड में आए, अल्टीमेटली रिजल्ट मुझे देखने में सेम ही लगा। मैम आपको बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर इसका जो आप अभी सिखा रहे हैं, तो इसका हमको रिकॉर्डिंग मिलेगा? मैम ये जूम का रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखिए एक चीज मैं आपको फिर से बताऊं, मैं उस टाइप के कोई काम नहीं करता कि मैं रिकॉर्डिंग उठा के अपने यूट्यूब चैनल पर रखूं। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। अभी उदय जी ने बोला कि इन लोगों ने मुझे पुश किया बहुत समय से कि आओ 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 करके। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, और कंसल्टेशन में मेरे पास डेली के डेली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि 6 या 7 लोग जो है वेटिंग पे रहते हैं। मैं बस मुश्किल से 1 या 2 का कंसल्टेशन दे पाता हूँ। कंसल्टेशन फी मेरी बहुत हाई है। कुछ लोग कहते हैं कि लूट रहा है, क्या कर रहा है, तो वो दुनिया है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए उनको जो है। कंसल्टेशन फी मेरी बहुत हाई है, लेकिन जो लोग मुझे समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, अल्टीमेटली मैं 1 या 2 का ही कंसल्टेशन दिन में दे पाता हूँ। मैं ये कोई भी रिकॉर्डिंग जो है किसी यूट्यूब चैनल या कहीं पर नहीं देता, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है ही नहीं। मेरा चैनल है तो केमकेलिवा का है, ये जो केमकेलिवा है, ये मेरा पूरा पढ़ाने का काम है 100% जो है, उसके लिए यूट्यूब चैनल मैंने बना रखा है। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। आप सबसे एक और रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि प्लीज आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि हो सकता है आपने पहले बहुत सारे वेबिनार या सेमिनार अटेंड किए होंगे, ये बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने मन में ये सोचे चले कि आप कुछ देर के लिए स्टूडेंट बन चुके हैं, एकदम बच्चे बन जाएंगे आप जो।
क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो कैच करने वाला होता है, और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। दिमाग से बिल्कुल शंका हटा दीजिए, किसी भी टाइप की शंका हटा दीजिए कि इससे रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। मैं पिछले लगभग आधा घंटा हो चुका है, मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि रिजल्ट 100% आएगा। बट मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा वो बोलना कि चमत्कार नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट पक्का आएगा। एप्लीकेशन सही होना चाहिए, दवाई सही लगनी चाहिए। दवाई गलत हो जाए तो इसमें से दवाई का कसूर नहीं है, लिखने वाले का, वो प्रेस्क्राइब करने वाले का कसूर हो सकता है। सो विद्या में कोई कमी नहीं है मैम जी। ये सब चीजें होने के बाद भी अगर मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो प्लीज आप लोग एक बार इसको फॉलो करके देखिए, मन से फॉलो कीजिए। सो प्लीज आप सब लोग जो पेन कॉपी लेकर बैठिए, हम वेबिनार का जो मेन टॉपिक है वो चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब यहाँ पर। आप में से कोई और कुछ और बात करना चाहेगा? कि ये जो वेबिनार है ये अभी 2 आवर्स का रहेगा ना? हाँ मैम, जब तक चलेगा, देखिए लगभग 1.5 पौने 2 घंटे तक तो चलेगा चलेगा। ठीक है, ओके। कल भी सेम टाइम ही रहेगा, 8:15 पे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8:15 से लेकर 9:45 तक रहेगा। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट ધીમું કરીને 1 મિનિટ પૂરતો और रहेगा। મારે વાત કરવી છે. हेलो, हाँ जी मैम। नमस्कार सर. नमस्ते। ધીમું કરીને ઈવાન. हाँ, बर्थ डेट जरूरी है इसमें? सॉरी मैम। प्रॉपर इस न्यूमरोलॉजी सीखने में प्रॉपर बर्थ डेट जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ये बात देखिए, बर्थ डेट एक्चुअल होनी चाहिए जिस पे आपका जन्म हुआ है। न्यूमरोलॉजी का, ओके. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए आपने जिस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोगों को बर्थ डेट नहीं पता होती, मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स वगैरह को बिल्कुल नहीं पता थी, कोई ऐसी बात नहीं है। न्यूमरोलॉजी के मैंने आपको 3 मेन सेक्शंस बताए। एक तो बर्थ डेट, मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि लगभग लगभग, अब एक्यूरेट नहीं बता सकता, लगभग लगभग 50 to 60% जो असर जाता है वो हमारी बर्थ डेट का जाता है जिस पर हमने जन्म लिया है। उसके बाद बाकी जितने नंबर्स हमारे सराउंडिंग में, चाहे वो हमारा हाउस नंबर हो, चाहे हमारा व्हीकल नंबर हो, और पिछले 4-5 साल से ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चीज निकल के आ रही है। क्योंकि आप खुद इस बात को मानेंगे या मानेंगी कि मोबाइल के साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। हो सकता है इतना टाइम हम घर के किसी भी मेंबर के साथ स्पेंड नहीं करते हो। सो मैं रियली में ये चीज देख रहा हूँ और बहुत शॉकिंग मुझे जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कि मोबाइल्स के जो नंबर्स के वाइब्रेशंस हैं वो हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा असर दिखाने शुरू कर दिए, बहुत ज्यादा असर। सो बर्थ डेट एक पार्ट है, 50% या 60% उसको दे दिए। बाकी का जो 40-50% बचा उसमें आप चाहे तो अपने मोबाइल नंबर को दे दीजिए, अपने बैंक अकाउंट नंबर को दे दीजिए, अपनी कार नंबर को दे दीजिए, अपने हाउस नंबर को जिसमें आप मैक्सिमम टाइम रह रहे हैं, सोच रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं वहां पर जो है। सो हाउस नंबर भी बहुत इफेक्ट डालता है। तो ये सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो अगर बर्थ डेट किसी के पास नहीं भी है तो एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मेरा कोर्स है जो कि लगभग 5 से 7 दिन में मैं पढ़ाता हूँ, जिसकी इंफॉर्मेशन सारी मैंने बताया, मैं कल के आपको सेशन में दूंगा। सो उस कोर्स को करके भी आप काफी एक्सटेंड तक अपने चीजों को सपोर्ट, क्योंकि देखिए मेरा यही मानना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बर्थ डेट तो बदल नहीं सकते, जैसे डेट पे हमने जन्म दे लिया वो तो फिक्स है। बर्थ डेट अगर बदलनी होती तो मैं भाई अंबानी की बर्थ डेट ना ले लेता, अगर उससे कुछ फर्क पड़ने वाला होता। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जो बर्थ डेट लिखते हैं उससे फर्क पड़ता है, आप इस बात को थोड़ा समझिए। पढ़े लिखोगे जैसा थोड़ा सा बात कीजिए। पढ़े लिखे का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आपके पास बहुत हाई क्वालिफिकेशन हो, मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट समझिए आप जो है। अगर बर्थ डेट बदल कर कुछ ऐसा चमत्कार होना होता तो सबसे पहले हम जो लोग हैं सिखाने वाले, वो अंबानी की बर्थ डेट लिखना शुरू कर देते। क्या फर्क पड़ जाता उस चीज से? हाँ, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नेम न्यूमरोलॉजी का। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बर्थ डेट न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी। अब नेम न्यूमरोलॉजी इतना ज्यादा कुछ साल में चल चुका है कि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि भाई देखो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो नाम चेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो टाइकन्स हैं वो अपने नाम को चेंज कर रहे हैं। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं ऐसे, सिर्फ यही बात बोलते हैं, सर मुझे अपना नाम चेंज कराना है। मैं बोलता हूँ भाई क्यों नाम चेंज कराना है? क्या आपको पता है कि आपका नाम सही में आपको फेवर नहीं कर रहा है? मैं आपको ईमानदारी से दोस्तों ये बात बताऊं कि जब 10 में से मैंने देखा है, 10 में से 3 या 4 लोगों के नाम बिल्कुल बिल्कुल सही होते हैं।
वो उनको फेवर कर रहे होते हैं, या तो कहीं ना कहीं उनके कर्माज में थोड़ा कमी रह गई है, या कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। एनीवेज हम उस टाइप की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। सो जबरदस्ती नाम मत चेंज कीजिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक में मैं कल आपको इस सेशन में ये भी सिखाऊंगा कि आप अपने नाम का नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जैसे अभी मैम ने पूछा कि बर्थ डेट नहीं है तो हम क्या करेंगे। सो मैम आप अपने नाम नंबर को चेक कर सकते हैं, नेम नंबर को चेक कर सकती हैं, आप अपने मोबाइल नंबर के वाइब्रेशंस को चेक कर सकती हैं। इन दो के बेसिस पर पूरा 40-50% असर आपको समझ में आ जाएगा। सो बर्थ डेट अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप न्यूमरोलॉजी का आपको सपोर्ट 100% मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कुछ और कोई बात करना चाह रहा है या मैं सर टॉपिक आगे स्टार्ट करूं? सर एम आई ऑडिबल? राहुल बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरी क्वेरी थी, इस सेशन में आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द रेमेडीज आल्सो, और वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द यू नो द न्यूमरोलॉजी साइंस? सिर्फ न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट मैंने उठाया, क्योंकि ब्रॉड तो जो है 23 या 25 सेक्शंस का पार्ट है, और जी। वो कंप्लीटली 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं उसकी जो है। ये सिर्फ आपको एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को पढ़कर इतना हो जाएगा कि कोई सामने से कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बोल रहा है कि भाई मैं आपका नाम चेंज करके अपनी जिंदगी बदल दूंगा, तो आप जाने से पहले खुद नाम चेक कर लो ना अपना, कि नाम एक्चुअली में आपका जो चैलेंजिंग है या नहीं है। हो सकता है वो फेवरेबल हो, या कुछ नंबर्स जैसे जैसे मैंने बताया कि वो नंबर्स कौन से फेवरेबल हैं, कौन से फेवरेबल नहीं है। मैं सिर्फ नंबर्स का कैलकुलेशन करना बताऊंगा इन 2 सेशंस में आपको, कि फेवरेबल और अनफेवरेबल नंबर का हम पता कैसे लगाएं। बाकी पूरा कोर्स जो है, चाहे वो रेमेडीज का कोर्स हो, जिसको वैदिक रेमेडीज या फेंग शुई रेमेडीज भी उसमें आती है, वो सारी चीजें A to Z सारी की सारी चीजें पूरे फुल कोर्स में होती हैं। ठीक है, या, थैंक यू। थैंक यू। चलें अब शुरुआत करें। आई थिंक चीजों को आगे बढ़ा जाए। जी ये सर, बात तो मैं कर शुरुआत चुका कीजिए हूँ सर। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। एडमिन टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। आप में से किसी को अगर बीच में कुछ भी क्वेरी है, कुछ डाउट आता है, तो प्लीज, आप सबको पता होगा कि जूम पे हैंड रेज कैसे किया जाता है। आप हैंड रेज कर दीजिएगा। बीच में जैसे जैसे मैं पॉज लूंगा तो मैं आपसे भी बातचीत करता रहूंगा। ये बात हमारी हो चुकी है कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, इसी पर सारा डिस्कशन अभी चल रहा था आधे पौन घंटे से। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने बताया, हाउ टू फाइंड लकी और फेवरेबल नंबर। आपको पूरा का पूरा बोर्ड विजिबल है या नहीं है? जी सर, विजिबल है। विजिबल है ना? ओके। सो ये हमारा मेन टॉपिक है। अब मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ। देखो, पूरा पढ़ाने का टेक्निकल तरीका है कि इसके अंदर जो आपके मन में बात आ रही, जैसे अभी सर ने पूछा कि आप क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या रेमेडीज इसमें देंगे या नहीं देंगे। सो ये पूरे टॉपिक है जो मैं इसमें कवर करूंगा। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग हमारा क्या रहेगा, इसको अभी कोई नोट करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं जस्ट आपको बस ऐसी हाईलाइट करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं जनरल आपको नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि नंबर्स जैसे 1 to 9 होते हैं तो उनका प्लैनेट्स के साथ क्या कनेक्शन होता है। बहुत सिंपल वे में ब्रीफ में ये बात चलेगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। दूसरा हम पॉइंट लेके चलेंगे, जो मेन पॉइंट है हमारा टॉपिक का, यही मेन पार्ट है हमारा, नंबर्स का जो रिलेशन होता है आपस में। यानी कौन कौन से नंबर फ्रेंडली नंबर है, कौन कौन से नंबर न्यूट्रल नंबर है, कौन कौन से नंबर आपस में एनिमी नंबर हो जाते हैं। फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे हम, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। सो एप्लीकेशन में सबसे पहले मुझे आपको कुछ बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली ये चीज निकालना सिखाना पड़ेगा। साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है बाद में बात करेंगे। अभी कोई डाउट मत पूछिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका लकी या फेवरेबल नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा इन दोनों पॉइंट के बेसिस पर। और इसके कुछ और एप्लीकेशंस चलेंगे, जैसे मोबाइल नंबर में कैसे अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट नंबर में कैसे अप्लाई करना है, हाउस नंबर में कैसे अप्लाई करना है, या कार नंबर पे उसको कैसे अप्लाई करना है। और ये जो एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि नेम नंबर को कैसे कैलकुलेट करना, ताकि हम किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्कर में पड़ने से पहले ये पहले ही जान लें कि मेरा नाम सही है या नहीं है। देखो, चेंज कराना तो बात का स्टेप है, पहले आपको देखना आना चाहिए कि चीज खराब है या नहीं है। पहले से पहले मत मान के चलो। नाम में बहुत पावर होती है। ऐसा कोई करिश्मा नहीं होता कि जो लोग कहते हैं कि 20 दिन में नाम चेंज करा लो करिश्मा हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
नाम के वाइब्रेशंस जो आप बचपन से लेके चलते हैं उसमें पावर बहुत ज्यादा आ चुकी होती है, बहुत पावरफुल है उसमें। अब उस पावर को आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कुछ चीजें आपकी अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ चीजें बिगड़ भी सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मेरा एक ही मकसद है, ये मेरी टीम का एक ही मकसद है कि सब में अवेयरनेस फैलाना। प्लीज अवेयर होइए इस चीज को लेकर कि नाम में करेक्शन अपने हाथ से कभी मत कीजिएगा, और किसी जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है प्लीज उसके पास मत जाइएगा। किसी अच्छे खासे न्यूमरोलॉजिस्ट जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, नॉलेजेबल हो, उसी से करेक्शन कराना अगर जरूरत है। और वो आज या कल के लेक्चर में आप सीख लेंगे कि जरूरत है या नहीं है आपकी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ आपको ये सिखाऊंगा कि नेम नंबर कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि इसको सिखाने के लिए अलग से 3 सेशंस चाहिए होते हैं जब मैं डिटेल में जाता हूँ इस चीज के। सो ये हमारी सीक्वेंस ऑफ लर्निंग रहेगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स से। नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि 1 to 9 नंबर है, ये एक छोटा सा पार्ट है कि 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे आप लोगों को पता भी होगा, कुछ को आइडिया होगा, कुछ को नहीं भी होगा कि 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। 1 आपका सूर्य का नंबर होता है, सन का नंबर होता है, पावरफुल चीज होती है, अथॉरिटी की चीज होती है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसके लिए 1 नंबर बहुत फेवर करता है। जस्ट जनरल जनरल बातें, ये सब बातें मैं डिस्प्ले करा रहा हूं, यहां से आप लोग को नोट करना शुरू करना है। प्लीज अपना पेन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 की क्वालिटी क्या होती है? नंबर 1 को हमने सन का नंबर है, जिसको हम किंग बोलेंगे, राजा बोलेंगे हिंदी में। अथॉरिटी का नंबर है ये आपका। जस्ट बस जनरल ट्रेड्स लिख लीजिए, इनको अप्लाई करना मैं आगे बताने वाला हूं, सिर्फ बस आप नोट करते रहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि सर ये क्या है, क्योंकि तुरंत क्या होता है हमारे मन में बात आती है, सर क्या क्या बात, अभी बाद में, अभी चीजों को स्टार्ट हो जाने दीजिए पहले। तो सन नंबर 1। नंबर 2 जो नंबर है, ये नंबर मून का नंबर है, यानी चंद्रमा का नंबर है। क्वीन भी बोलते हैं इसको। नंबर 1 किंग है तो नंबर 2 क्वीन है, और क्वीन है यानी ये एक तरह से इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उनको मेन कंट्रोल करता है, यानी इमोशंस की कंट्रोलिंग पावर चंदा मामा के पास है। प्लीज नोट करते चलिएगा इस चीज को। अगर मैं फास्ट हो रहा हूं तो मुझे बोल देना, कि मैसेज कर दीजिएगा। मैं वैसे स्लो स्लो चल रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, मन में बिल्कुल ये मत लेके आइए कि 2 डे का वेबिनार है तो 2 डे में पूरा होना, नहीं। टीचर हूं, अच्छी तरह से पढ़ा के जाऊंगा जितना मुझे पढ़ाना है। जो प्रॉमिस किया पूरा का पूरा प्रॉमिस दूंगा, बिल्कुल भी इधर उधर की ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। अगर दिन 2 की जगह 3 भी लगने होंगे, 4 भी लगने होंगे, तो पूरे दिन लगाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 दिन में मुझे खत्म करके निपटा देना है इस चीज को। सो नंबर 2 मून, क्वीन का नंबर है इमोशंस। नंबर 3 बृहस्पति देव है, जुपिटर। ये हमारे एक तरह से कहना चाहिए कि ये बृहस्पति देव नॉलेज के देवता है। हमारी नॉलेज का कंट्रोल इनके पास होता है। अब नॉलेज, अब एक हम पूरे राज्य की बात करें, किंगडम की बात करें, तो किंग हो गया, क्वीन हो गया। सो नंबर 3 जो हो गए हमारे राजगुरु हो गए, यानी जो राजा को सलाह देने वाले होते हैं, उनके गुरु होते हैं। उन गुरु से ही परमिशन लेकर, या कहना चाहिए कि सजेशंस लेकर, राजा जो है आगे की नीतियां तैयार करता है। सो नंबर 3 जुपिटर, राजगुरु, विजडम, नॉलेज। सिंपल नोट कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, अभी मन में कोई भी बात नहीं आनी चाहिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। नंबर 4 राहु का नंबर है। नंबर 4 राहु जो है, अब हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको दैत्य मानते हुए चलते हैं। सो दैत्य भी हैं, बट देखो कुछ लोग कहते हैं कि नंबर 4 बहुत खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 4 बेसिकली जिसके पास इसकी पावर ज्यादा होती है, उसके अंदर डिसिप्लिन ज्यादा होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है वो। ये बातें तो कभी फुल सिलेबस में बताई जाएंगी, सो अभी शॉर्ट में इतना लिख लीजिए। सो जब ऑर्गेनाइज्ड हैं तो इनको ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। ये पुलिस है, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं।
सो इनको हम अलग अलग तरीके से नापेंगे। कभी हम जो इनको दैत्य की फॉर्म में देखेंगे, कभी हमको जो है हम इनके डिसिप्लिन पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस में दोनों रोल आ जाते हैं। प्लीज मेरी बात बुरा मत मानना, कोई पुलिस वाले हो तो दोनों रोल आ जाते हैं कि पुलिस वाले जो है कभी अच्छाई से काम करते हैं और कभी कभी उनको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है काम करवाने के लिए। तो दोनों क्वालिटी इसके अंदर आ जाएगी। नंबर 4, आई होप ये चारों पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। प्लीज एक बार थम्स अप ऐसी शो कर दीजिए मुझे कि आप सबने नोट कर लिया है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक और नंबर 5। नंबर 5 बुध देव का नंबर है, मर्क्यूरी का नंबर है। नंबर 5 को हम बच्चा भी कहते हैं। देखो क्या क्या हो रहा है, देखो पूरी फैमिली चल रही है। राजा हो गए, रानी हो गए, राजगुरु हो गए, पुलिस भी हो गया, और ये क्या है हमारे पास अब इनका बच्चा, चाइल्ड है ये आपका। प्रिंस भी बोल सकते हो, प्रिंसेस भी बोल सकते हो इनको, ये बच्चे हैं। एडमिन टीम, ये स्क्रीन थोड़ा छोटा हो रहा है क्या, या मुझे छोटा लग रहा है इसमें? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ओके ओके देन सर, मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, नंबर 6। नंबर 6 शुक्रदेव है, दैत्यों के गुरु हैं, वीनस जिनको हम कहते हैं। सो इनको दैत्य गुरु बोला जा सकता है, शुक्राचार्य कह सकते हैं, या गुरु घंटाल है। अब आजकल इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि लग्जरी देने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। लग्जरी में जो रहना है, जिसके पास नंबर 6 की पावर बहुत ज्यादा है, उसके पास लग्जरीज की कमी कभी भी नहीं रहेगी। सो नंबर 6 वीनस, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, लग्जरीज देते हैं। नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। आई थिंक वो सबको कहानी पता होगी, हम बचपन से सुनते आ रहे कि राहु केतु क्या चीज है। वो जो राक्षस था उसका अल्टीमेटली बीच में से विष्णु जी ने जो गला काट दिया था, तो जो ऊपर का पार्ट था वो राहु बन गया, नीचे का पार्ट केतु बन गया। सो जो केतु है एक्चुअली में इनके पास जो सिर नहीं है। अब सिर नहीं है तो ये किसी भी चीज को बहुत डीपली सोचते हैं, सर्च बहुत करते हैं। मैं ना इससे हटकर थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ। वो पॉइंट्स ऐसे जनरल आपको बता रहा हूं कि नंबर 7 की पावर जिस इंसान के पास ज्यादा होती है, उसमें किसी भी चीज को डीपली स्टडी करने का शौक होता है, डीप जाने का शौक होता है। मेरी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 7 है। हो सकता है शायद उसी 7 ने जो मुझे साइंस के फील्ड में भेजा। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज को डीपली पढ़ता हूँ। मैंने बताया 7-8 साल तक पहले न्यूमरोलॉजी को पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मेरे मन में सेटिस्फेक्शन मिला, तब मैंने अप्लाई करना शुरू किया। यानी पहले जो है मैं बहुत डीप पढ़ता रहा, आज भी पढ़ता हूँ, आज भी बहुत पढ़ता हूँ। इसको भी पढ़ता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आईआईटी की क्लास लेता हूँ, उसको भी बहुत पढ़ता हूँ। पढ़ने का शौक अभी भी मुझको है। तो नंबर 7 की पावर जिसके पास होती है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ओरिएंट करता है इंसान को। सर्च भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। इनको हम पुजारी की संज्ञा देते हैं, पुजारी है यहाँ। तो केतु देखो, कुछ लोग कहते हैं केतु अच्छी चीज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केतु तो बहुत अच्छी चीज है, इनको इतनी अच्छी पोजीशन मिली हुई है। सो कोई भी नंबर खराब नहीं होता, वो बात अलग है। हम जिस बर्थ डेट पे पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली उस नंबर की फ्रेंडशिप है या नहीं है, उसमें नंबर का कोई दोष नहीं है। नंबर और नंबर के बीच में रिलेशनशिप का दोष है उसमें। सो नंबर 7 केतु है, पुजारी है, स्पिरिचुअल बनाते हैं इंसान को। ये ट्रेड्स बस जनरल नोट कर लीजिए, इसको अप्लाई करेंगे आगे हम। नंबर 8 शनिदेव का नंबर है, सेटन है ये। अब शनिदेव, ये तो सबको पता होगा कि इनको जज की कुर्सी दी हुई है। ये जजमेंट देते हैं, जैसे हमने कर्माज किए होंगे उस कर्मा के अकॉर्डिंगली हमको आगे फल मिलने वाला है। शनिदेव वही फल देते हैं। सो नंबर 8 जो है अल्टीमेटली आदमी को हार्ड वर्क कराता है। जो नंबर 8 से गवर्न लोग होते हैं, यानी जिनके पास नंबर 8 की पावर ज्यादा होती है, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और उस हार्ड वर्क से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और वो जिंदगी के बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।
नंबर 9, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। नंबर 9 जो है ये हमारे मंगल प्रभु हैं, मार्स हैं। इनको सेनापति भी कहा जाता है, ये कमांडर इन चीफ कह सकते हैं आप। ये जो है हमेशा जो है लड़ाई के लिए या किसी के लिए कहना चाहिए कि किसी को कुछ अगर सपोर्ट करना है, कुछ सहयोग देना है, हमेशा हर किसी के लिए तैयार रहता है। नंबर 9 की पावर जिस इंसान के पास होती है वो देखना कि ऐसा आदमी जो है मतलब इस मानवता के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करेगा, बहुत ज्यादा। उनके घर में अगर कोई रात के 2 बजे भी आके घंटी बजा देता है कि मुझे ये